हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित कुछ प्रश्नों को। ये वीडियो जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, बी है पीट का भारत अधिनियम 1784, इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। तो किस एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसी के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पे। कौन थे? सर एलिजा एम्पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में क्या है। यहाँ सूची 1 और 2 लिखना छूट गया है, तो मैं आपको बता दूं कि ए, बी, सी और डी जो दिया हुआ है ये आपका सूची 1 है और 1, 2, 3, 4 ये सूची 2 में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना का संबंध किससे है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना हुआ था पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 अर्थात पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये सन 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। तो इसका 1 हो जाएगा, अर्थात ए का पिट्स का भारत अधिनियम 1784 अर्थात 2, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अर्थात 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसे नियामक अधिनियम 1773 लिखा गया है, सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिला? तो इसको चार्टर एक्ट 1813 के में मिला था। और चौथा है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ये चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा सही जवाब हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 2, 1, 3, 4 है ना, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर एक्ट, बी है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सी है प्राचीविद एवं आंग्लविद। तो हमें बताना है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है किससे पड़ी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, है ना। और है 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया था। क्या किया गया था 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा कि प्रतिवर्ष जो है शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन ए भी क्या है, सही है, अर्थात 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। दूसरा दिया हुआ है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। तो देखते हैं इसके जरिए क्या हुआ है ना। तो 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की, है ना। तो ये भी सही है, इससे भी शिक्षा की नींव पड़ी है अंग्रेजी शिक्षा की। और तीसरा है प्राचीविद एवं आंग्लविद शिक्षा।
तो प्राच्यविद शिक्षा और आंगलविद शिक्षा देखते हैं क्या है। तो भारत में आंगल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? ट्रेविलियन थे, है ना। जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेता थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। अर्थात ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अर्थात इन तीनों से भारत में जो है क्या हुआ? शिक्षा का नींव पड़ा। अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1813 का चार्टर अधिनियम, बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी है 1853 का चार्टर अधिनियम और डी है 1873 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। किसके द्वारा किया था? तो 1813 के चार्टर के द्वारा किया था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा 1833 के चार्टर के द्वारा क्या हुआ था। 1833 के चार्टर के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, है ना। 1813 के द्वारा भी उनके सारे काम को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को रहने दिया था। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या किया? कंपनी के सारे एकाधिकार को क्या किया? समाप्त कर दिया और केवल रहने दिया था क्या? तो राजनीतिक कार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका सही जवाब क्या है होगा? इसका सही जवाब होगा 1833, है ना। 1833 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अब कैसे संभव बनाया देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या कौन सी थी? 87। कौन सी थी? 87 अर्थात 87, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? हमारा ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? बी अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या क्या हुआ था देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, है ना। 1892 के अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्यों? चलिए देखते हैं।
भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को, है ना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह जो है स्थापना हुआ 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की, तो किसके तहत हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुआ था, है ना। जबकि हमारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 19 और डी इनमें से कोई नहीं है। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा आंसर डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं, यही हमारा सही होगा। इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए 1935, बी 1937, सी 1946, डी 1947। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चूँकि अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में आपको बताया कि संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1937 को, है ना, इसलिए इसका सही जवाब हो गया क्या? ऑप्शन बी। यदि किस अधिनियम के द्वारा पूछा जाता तो हमारा ऑप्शन होता भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम के तहत, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, है ना, स्थापित किया गया था। किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन जब भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था और केंद्र में 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका सर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ऑप्शन है आपका प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता पूछता है। तो चलिए देखते हैं। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये सही है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में की जो कार्यकारिणी सरकार थी उसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है। जबकि 1935 के द्वारा केंद्र में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका व्यवस्था किया गया था 1909 में। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्तियों का हस्तांतरण, ये सही है। अर्थात हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1 और 3 सही है। तो चलिए इस प्रकार हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी? तो 1919 में, है ना। 1919 में ही प्रांतों में द्वैध शासन यानी द्विसदनीय संसद को, विधान पालिका को द्विसदनीय बनाया गया था, जबकि 1935 को केंद्र में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया,
है ना। ऑप्शन ए है 1961 का एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट और डी है 1951। तो जैसा आप लोगों ने अभी ऊपर वाला प्रश्न देखा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1919 एक्ट। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है ना। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें प्रेरित है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 और डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही जवाब होगा 1935 में, अर्थात बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये अक्सर बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। फिर भी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद है कितना? अनुच्छेद है 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 123 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? ऑप्शन ए है 1926, 1937 या 1945। सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, कूट दिया गया है चार को, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और डी है 1, 2 और 3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन सी कैसे है। प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा का या विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है निर्वाचन कब कब हुआ था? तो देख, पहला है 1926 और दूसरा है 1945, है ना। केंद्रीय विधानसभा के अधिनियम भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ। वो कब कब हुआ था? एक बार 1926 में हुआ था और दूसरा 1945 में हुआ था, है ना। इस प्रकार हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1926 और 1945, अर्थात सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम और डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात 1935 का भारत सरकार अधिनियम, है ना। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है किस अधिनियम के द्वारा? 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। मतलब कौन सा विशेषता है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की नहीं है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर एक द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इसका प्रकार इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात अवशिष्ट विषय प्रांतीय इकाओं को आवंटित किए गए थे। ये विशेषता नहीं थी भारत शासन अधिनियम 1935 की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है, कब किया गया था? तो ऑप्शन ए अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और इसी के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था 1937 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? है ना, अवशेष शक्तियाँ किसको दिया गया था? ऑप्शन ए है संघीय। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन एक है देश के लिए लिखित संविधान, बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी है एक संघ की योजना पर विचार, और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित किया जाना। तो इस प्रकार इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात देश के लिए लिखित संविधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्योंकि इसमें जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 भी कहते हैं। गवर्नमेंट के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था, है ना। इस कब बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में, है ना, बर्मा को भारत से अलग किया गया। साथ ही साथ वर्ष 1937 में ही संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि आप वीडियो पे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।